देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भूत प्रेत को लेकर लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं होती हैं। कुछ लोग इनको मानते हैं तो कुछ इनको नहीं मानते। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया करता था। लेकिन मेरे साथ एक बार ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव करके रख दिया। ये उस समय की बात है जब मैं अपने सेठ जी विश्वकर्ता के साथ काम करता था। उनके यहाँ पर काम करते हुए मुझे काफ़ी वक्त बीत गया था। उनका व्यवहार मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था, इसलिए ज़्यादा पैसे मिलने के बावजूद भी मैं किसी दूसरी जगह पर काम करने नहीं जाता था। शाम को समय पर छुट्टी मिल जाना और कभी भी काम के लिए मुझे उनसे डांट भी नहीं सुननी पड़ती थी। यही वजह थी कि मैं उन्हीं के यहाँ पर काम करना चाहता था। दोस्तों, एक रात की बात है जब मैं उन्हीं के घर पर रुका हुआ था। तो उस समय रात के लगभग 12 बज रहे थे। तभी उन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने बताया कि उनकी बहन अपने ससुराल से यहाँ पर आ रही है और उनको लाने के लिए मुझे रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। मुझे उनके यहाँ पर काम करते हुए काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन आज से पहले मैं कभी भी इतनी रात को गाड़ी लेकर नहीं निकला था। आज पहली बार था जब मैं इस अंधेरी रात में गाड़ी को ड्राइव करते हुए स्टेशन के लिए जाने वाला था। स्टेशन की दूरी भी यहाँ से करीबन 19 किलोमीटर दूरी थी। फिर क्या था, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तुरंत ही निकल गया। बाहर की ओर चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। स्टेशन का रास्ता तो मैं अच्छी तरह से जानता था, मगर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कभी भी रात में अपनी गाड़ी लेकर कहीं भी नहीं गया था। ऐसे में उस रेलवे स्टेशन पर भी ये मेरा रात का पहला ही सफ़र था। फिर मैं जैसे उस स्टेशन वाली रोड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि पहले हाईवे पर जहां पर मुझे इक्की दुक्की गाड़ियां नजर आ रही थी, तो अब इस स्टेशन वाली रोड के ऊपर मुझे कोई गाड़ी तो छोड़ो, कोई छोटा मोटा जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं स्टेशन के बेहद ही करीब पहुंच गया, लेकिन तभी मेरी नज़र एक मुसाफिर पर पड़ी। तो मैंने देखा कि वो अपना सामान लिए सड़क के किनारे पर बैठा हुआ था। दिखने में ऐसा ही लग रहा था कि शायद उसको मदद की ज़रूरत है। उसका सामान सड़क के ऊपर बिखरा हुआ था। फिर मैं जैसे उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके हाथ और पैरों के ऊपर खरोंचे लगी हुई थी और काफ़ी सारा खून भी बह रहा था। अब ये सब देखते ही मैंने तुरंत ही गाड़ी का ब्रेक लगा दिया, क्योंकि सेठ जी की बहन रात के करीबन 3:30 बजे के आसपास स्टेशन पर पहुंचने वाली थी और अभी काफ़ी समय भी बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इस आदमी की मदद कर देता हूँ। फिर मैंने उस आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन मेरी बातों का उसके ऊपर मानो कोई भी असर नहीं हुआ। फिर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसके बाद नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही मैंने देखा था कि जितना मैंने सोचा था वो तो उससे भी ज़्यादा गंभीर हालत में था। खून की वजह से उसकी शर्ट भी लाल हुई पड़ी थी। फिर मैं उस आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब, आप ठीक तो हो? इस बार उसने अपनी गर्दन हिलाई और जब ऊपर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो दर्द से करा रहा था। फिर उसने भी अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। फिर जब मैंने उसकी इस दशा के पीछे का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो और उसकी बीवी ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे थे। इस सफ़र के दौरान बोगी तो पूरी तरह से खाली हो गई थी। तब उस बोगी के अंदर कुछ बदमाश लोग घुसे हुए थे और उन्होंने उसकी बीवी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। जब उसने भी हाथापाई करने की कोशिश की तो उन बेरहम लोगों ने उसे भी ट्रेन की बोगी से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से उसका शरीर जख्मी हो गया है। फिर मैंने उस आदमी से पूछा, लेकिन भाई साहब, आपकी बीवी कहाँ है? पहले तो उसने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, मगर फिर उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए मुझे पीछे की तरफ देखने को कहा। उसके बाद मैंने जैसे पीछे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे वहाँ पर एक 35 से 40 साल की करीबन एक महिला खड़ी हुई नजर आ रही थी। उसका पूरा का पूरा चेहरा सफ़ेद था और उसकी आंखें एकदम काले रंग की थी, जो अंदर की तरफ धसी हुई थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता कि इतने में ही उसने मेरे कमर के ऊपर जोर से दे मारा, जिस वजह से मैं औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। एक बार के लिए मैंने अपने आजू बाजू में तो देखा, लेकिन जब मुझे कुछ भी नजर नहीं आया तो उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और फिर उसके बाद जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि इस वक्त मैं ट्रेन की पटरी के ऊपर लेटा हुआ था और मेरे बगल में बड़े बड़े कंटेनर बने हुए थे। उन कंटेनर के आजू बाजू में मुझे बहुत सारी रस्सियां भी पड़ी हुई नजर आ रही थी। वहाँ के नज़ारे को देखकर मेरा तो दिमाग ही सनक गया।
मैंने उस स्टेशन को तो दिन में कई बार देखा था, लेकिन इस जगह को मैं पहली बार देख रहा था। शायद ये स्टेशन से आगे वाली ही जगह थी। मुझे अपनी गाड़ी भी कहीं आसपास नजर नहीं आ रही थी और उसके बाद में जैसे ट्रेन की पटरी के ऊपर से उठने वाला था तो मुझे महसूस हुआ कि किसी ने उस पटरी के बीच मेरे पाँव को दबा दिया था, जिसकी वजह से मैं अपने पैर को निकाल नहीं पा रहा था। और इतने में ही मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे सुनकर मानो मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। दरअसल ये ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ थी जो मेरे कानों में पड़ी थी। अब इस आवाज़ को सुनते ही मुझे अपनी मौत अपने सामने नजर आने लगी। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ अंतिम सांसें गिन रहा हूँ, लेकिन तभी कोई आया जिसने बड़ी ही बेरहमी से मेरे पैर को पकड़कर मुझे उसी पटरी के ऊपर घसीटना शुरू कर दिया। जितना दर्द मुझे पटरी के ऊपर लेटे लेटे नहीं हो रहा था, उससे कहीं ज़्यादा दर्द मुझे तब हो रहा था जब वो आदमी मुझे पटरी के ऊपर घसीट रहा था। मेरी पीठ के पीछे की तरफ बड़े बड़े घाव बन गए थे। तभी उसने मुझे उठाया और एक कंटेनर के पीछे फेंक दिया। वहाँ पर थोड़ा सामान भी पड़ा हुआ था और ठीक से देखने पर मुझे याद आया कि ये सामान किसी और का नहीं बल्कि उसी आदमी का था जिसको मैंने वहाँ पर मदद देने की कोशिश की थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी गर्दन उठाई और अपने आजू बाजू में देखने लगा तो मैंने देखा कि मुझे अपने आजू बाजू में वही महिला बैठी हुई नजर आ रही थी जिसने थोड़ी देर पहले ही मुझे एक जोरदार धक्का दिया था, जिसके बाद मेरा पूरा शरीर दर्द से करहाने लगा था और साथ ही मैं बुरी तरह से हताश हो गया था। अब उस महिला को अपने बगल में देखकर डर के मारे मेरे मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। मैं समझ गया था कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा, वरना ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने ऐसा ही किया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जगह से उठा और उसके बाद वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा शरीर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि थोड़ी दूर आगे जाकर मैं फिर से पटरी के बगल में गिर पड़ा। इस बार मुझे बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे 7-8 लोग मिलकर मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। जब मैंने घूम कर देखा तो मैंने पाया कि उन्होंने एक लाश को अपने कंधे पर उठा के रखा था और राम नाम सत्य का जाप करते हुए वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी मुझे किसी के जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इसको सुनकर मैं समझ गया कि ये किसकी आवाज़ थी। फिर से मेरे साथ वही खिलवाड़ हुआ जो कि कुछ देर पहले हुआ था। किसी ने मुझे फिर से पकड़ा और वो फिर से मुझे घसीटने लगा। मैं बार बार भगवान को याद करता, लेकिन इस चीज़ से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। इस बार मैं वापस से उसी कंटेनर के पास जाकर गिरा। अब की बार मुझे वो आदमी भी दिखाई देने लगा और देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा दुख है। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, छोड़ दीजिए मुझे। पहले तो वो आदमी थोड़ा निराश लग रहा था, मगर उसके बाद उस आदमी ने कहा, हमने भी तो लोगों की मदद ही की थी, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? एक बुरी मौत, ऐसी मौत जिसको देखकर इंसान डर से कांप जाए। जैसा उस आदमी ने मुझे बताया था कि उस हादसे में तो उसे ऐसी कोई मौत ही नहीं मिली थी। फिर मैंने दोबारा से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे पूरी बात बताए। तब जाकर उसने बताया कि उन लोगों ने उसकी वाइफ के साथ रेप किया और उसकी आंखों के सामने उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया और फिर ट्रेन की बोगी से नीचे फेंक दिया। बाद में उसे भी ट्रेन से नीचे फेंक कर मार दिया था। अब जाकर मुझे समझ में आ रहा था कि ये दोनों कब से मेरे पीछे क्यों पड़े हुए थे। फिर मैंने उन दोनों से रिक्वेस्ट की कि मैं उनको इंसाफ दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। लेकिन वो कहते हैं ना, पिशाच तो एक पिशाच ही होता है। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और अपनी आदत को अंजाम देते हुए मुझे ट्रेन की पटरी के ऊपर ही लिटा दिया। और इस बार सच में ही ट्रेन आ रही थी, जिसकी रोशनी और उसके हॉर्न को भी मैं साफ साफ सुन सकता था। अब शायद अपने आप को बचाने के लिए मैं खुद ही प्रयास कर सकता था, इसलिए मैंने अपने आप को संभाला और उसके बाद किसी तरह से मैं खड़ा हो गया। ट्रेन अब मेरे बहुत ही निकट आ चुकी थी। दोस्तों, आज की रात उन पटरियों के ऊपर से खड़े होने में जितना मैंने दम जुटाया था, शायद ही मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार इतनी ताकत लगाई थी। फिर मैं खड़ा हुआ और उसके बाद किसी तरह गिरते पड़ते पटरी से नीचे आ गया और उसके बाद ट्रेन भी बहुत ही रफ्तार में मेरे करीब से गुजर गई। मैं समझ गया था कि वो लोग मुझे तड़पा तड़पा कर मारना चाहते थे, लेकिन तभी मुझे एक भगवा रंग का कपड़ा पहने कोई आदमी नजर आने लगा। इस आदमी को देखते मेरी जान में जान आ गई और उसके बाद मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। शायद मेरे चिल्लाने की आवाज़ ट्रेन के उस हॉर्न में उस आदमी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैं थमा नहीं
और ट्रेन के जाने के बाद भी जोर जोर से चिल्लाता रहा। जब ट्रेन वहां से निकल गई तभी उस आदमी के कानों में मेरी आवाज़ पड़ गई। फिर जैसे उसने मुझे देखा तो वो बिना कुछ सोचे समझे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं समझ गया था कि शायद ये आदमी मेरी जान बचा सकता है, इसलिए मैं अपने पैर को घसीटते हुए उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। बीच बीच में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बार बार मेरे पीछे से मेरी शर्ट को पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहा है, मगर मैं रुका नहीं और पूरी ताकत लगाकर उस आदमी के सामने चला गया। फिर थोड़ी देर बीतने के बाद मैं उस आदमी के बहुत ही करीब पहुंच गया और जैसे मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस आदमी के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक साधु हो। फिर उस आदमी ने जैसे मेरा चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही करो। अब उस आदमी की बात सुनकर मैंने भी अपनी गर्दन हिलाई। उसके बाद उसने कहा, एक बार भी पीछे की तरफ मुड़कर मत देखना और मेरे कदमों के निशान के ऊपर ही अपने कदम रखना। दोस्तों, जैसा कि उस आदमी ने मुझे बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दिया और उसके बाद उस आदमी के बताए हुए कदमों के निशान के ऊपर मैंने चलना शुरू कर दिया। अब मुझे पीछे का माहौल काफ़ी खामोश नज़र आ रहा था। पीछे से उन आवाज़ों का आना भी बंद हो गया था और साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे पीछे अब पूरी तरह से शांति छा गई थी। उसके बाद तो वो आदमी मुझे किसी तरह से उस कंटेनर वाली जगह से काफ़ी दूर ले आया और अब मैं स्टेशन के बहुत ही पास पहुंच गया। फिर इसी बीच मैंने अपना मोबाइल निकालकर उसके अंदर टाइम देखा तो मैंने पाया कि रात के 2:30 बज रहे थे। लेकिन अब मुझे अपनी गाड़ी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिर मेरी गाड़ी कहाँ थी। ऊपर से मेरा शरीर भी बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ पड़ा था। साथ ही मुझे इस चीज़ का भी डर लग रहा था कहीं वो महिला और वो आदमी मेरे शरीर को फिर से नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए मैं बहुत ही सावधानी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा। फिर स्टेशन पर जाकर मैंने तुरंत ही अपने सेठ जी को फ़ोन लगा दिया और उन्हें पूरी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो भी घबरा गए और उन्होंने बताया कि वो आधे घंटे में ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आधे एक घंटे तक मुझे उस आदमी के साथ रहना है। और फिर जैसे ही मैंने फ़ोन कट करके अपने आजू बाजू में देखा तो मैंने पाया कि अब मुझे वो साधु की तरह दिखने वाला आदमी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। अब ये सब देखकर मैं तो हैरान हो गया। मैंने उस आदमी को काफ़ी बार आजू बाजू में देखने की कोशिश की लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ा समय बीतने के बाद मुझे उस स्टेशन के ऊपर एक गाड़ी की हेडलाइट चमकती हुई नज़र आने लगी। मैं समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे ही सेठ जी थे। फिर उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मुझे टाइम रहते ही वहाँ से गाड़ी में बैठा लिया और उसके बाद उनकी बहन भी आ गई और हमने उन्हें भी घर तक ड्रॉप कर दिया। दोस्तों, घर पहुँचने के बाद मैंने अपनी सारी घटना उन सभी के सामने बताई। तब उन्होंने बताया कि उन दोनों दंपत्तियों की आत्मा उस रेलवे ट्रैक के आजू बाजू में भटकती है और वो दोनों वहाँ आजू बाजू में कहीं भी दिख जाते हैं। हालांकि मैं इतना तो जान ही गया था कि उन दोनों के साथ क्या हुआ था, लेकिन वो दोनों जो कर रहे हैं शायद वो किसी भी हालत में सही नहीं था। खैर, अब भूत प्रेत को कौन ही समझा सकता है। फिर मुझे याद है कि उस आदमी ने मुझे बचाया था, उसके बारे में कोई नहीं जानता। बहुत बार मैंने बहुत लोगों से जानने की भी कोशिश की लेकिन सभी लोगों का कहना है कि वहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं रहता। शायद वो मेरे भगवान ही थे जिन्होंने मुझे एक इंसान के रूप में आकर जिंदा बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।